अगर हम 90s से बात करें 2005 तक की, तो उस दौर को आप किस तरीके से देख रहे थे? पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो हाईएस्ट लेवल पे लोग हैं, उनके यहाँ भी लोग बैठ करके इस चीज़ को प्लान करते हैं। जब नीतीश जी का नाम प्रोजेक्ट हो गया एज अ सीएम, तो उस वक्त तो सबसे बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस जी से। बीजेपी ने के लोगों ने अनाउंस किया कि लीडर नीतीश जी इस अलायंस के होंगे, और लेकिन जेडीयू में उस समय जो लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस जी साहब ने कह दिया कि नहीं, आपने तय किया, हमने तय नहीं किया। लगातार 20 साल से अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी ही हैं बिहार में। पाल खेमका की बात करें, मर्डर हुआ, उनके बेटे का उससे पहले मर्डर हो गया, पटना के ही हॉस्पिटल में गोलियां चल जाने की, या तनिष्क का शोरूम लूट जाने की, तो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो जिनको लेकर विपक्ष भी इल्जाम लगाता रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। नहीं भाई, इतना बड़ा सोसाइटी है, कहीं कोई घटना हो जाएगी, अगर आप दिन भर निकालेंगे चैनल पर चलाने के लिए तो आपको 5 घटना मिल जाएगा, लेकिन आप वो बात दूसरे स्टेट का नहीं दिखाते हैं। एक बात इस चीज को लेकर बहुत होती है कि नीतीश जी के घर पे शाम को एक भूजा पार्टी होती है कि उस भूजा पार्टी में जो शामिल होता है वो बिहार चला रहे हैं। नहीं, कोई हम लोग वहां पर बैठ करके पिज्जा नहीं खाते हैं, भूजा खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया, जिस वजह से एट द एंड नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर लिया। और नीतीश जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन था 14 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके बारे में कहा जाता है कि आप अरुण जेटली जी के शिष्य माने जाते हैं, आप अरुण जेटली जी मेंटर थे आपके, लेकिन आपके विरोधी आप पे एक ही इल्जाम लगाते हैं कि आप जेडीयू में भाजपा के आदमी। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का एक बयान था इस चीज़ को लेकर कि अगर नीतीश कुमार जी आपको कुछ कहें या अमित शाह जी कुछ कहेंगे तो आप अमित शाह जी की देखिए, ऐसा है कि उनको अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनके पार्टी में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग छोड़ के भाग रहा है, परिवार के लोगों का क्या हो रहा है, अपना संभाले ना। एक जो मुद्दा लगातार चला आ रहा है वो है एसआईआर का। बिहार में कोई मुद्दा नहीं है जहां हो रहा है। मुद्दा कहाँ है? दिल्ली में। मुद्दा कहाँ है? बंगाल में। ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं ना कि संविधान मेरे पॉकेट में है, जरा पूछिए उनसे कि रात में यूपीए सरकार ने, जो समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय के राष्ट्रपति मॉस्को में थे, अब्दुल कलाम साहब जी। फैक्स से साइन करके मंगाया गया उनसे, और उस समय के लॉ मिनिस्टर जो थे बाद में किताब लिखे, बोले कि राष्ट्रपति इस्तीफा देने तक सोच रहे थे कि हमसे गलत काम करवा दिया। निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है वो भी आने वाले वक्त में संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार हों, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं। एक लाइन की बात है इसकी, जो भी सोचना है नीतीश जी को सोचना। बिहार में एम्स बनाने की बात हुई थी, एम्स दरभंगा में अभी भी नहीं बना है। डीएमसीएच को लेकर कहना है, मतलब ये मैं कोट अन कोट बात कर रहा हूँ कि वहाँ कोई इलाज कराने जाए तो वो अस्पताल की हालत देख के बीमार हो जाए, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे अभी भी बाढ़ और सुखाड़ की एज इट इज समस्या नहीं है। अब बोलिए, पानी तो दिल्ली में नहीं आता 4 दिन बारिश हो जाए तो। अब फ्लड तो मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में क्या हाल हो गया फ्लड का, देखिए जब बारिश आया तो। मिथिला जो एक अलग स्टेट बनाने की मुद्दा छिड़ा हुआ है, मुझे लगता है अगले 5 साल में मिथिला का पूरा गेम चेंज होगा। कहते हैं बिहार की नस नस में राजनीति बसती है, फिर चाहे वो चाय की टपरी हो या बिहार विधानसभा, हर जगह राजनीति पर तो चर्चा होती ही है। लेकिन ये चर्चा अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव से जुड़े कुछ सवाल भी होंगे, कुछ मुद्दे भी होंगे और कुछ इल्ज़ाम भी होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय कुमार झा जी। संजय झा जी का परिचय है कि वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा इनका एक और परिचय है जो इनके विरोधी देते हैं, जिनका ये कहना है कि संजय झा जी जेडीयू में भाजपा के आदमी हैं। तो ऐसे कई सवाल, कई इल्ज़ाम और कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे संजय झा जी के साथ। सर बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो हमारा यही है कि आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम लोग जब जेएनयू में पढ़ने गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, हम लोग बिहार से थे, तो दिल्ली में जहाँ भी जाते थे, सच है, ये किसी से पूछिएगा
तो कहेगा दिल्ली में जहाँ भी जाते थे तो एक बिहार को लेकर के एक परसेप्शन, एक इमेज ऐसा बना हुआ था कि लोग बिहार को बिल्कुल दूसरे नज़र से देखते थे, कोई रिस्पेक्ट के भाव से बिहार को नहीं देखते थे, या बिहारी मतलब हो गया था कि कोई गाली दे रहा है, बिहारी माने उसी भाव से बोलता था बिहारी। तो ये एक लोगों में ऐसा स्टेट, में हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ऐसा स्टेट जो सीट ऑफ पावर था, यहाँ से पाटलिपुत्रा से लेके और कंधार तक राज्य की, ऐसा स्टेट जहाँ सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह जी हुए, बुद्धिज़्म दुनिया भर में फैला, शुरुआत बिहार, जैनिज़्म बिहार, सीट ऑफ पावर रहा, पूरा पाटलिपुत्रा का एक्सपेंशन देखिए कितना बड़ा था, अफगानिस्तान तक था, नालंदा यूनिवर्सिटी, देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में जब हार्डली कुछ यूनिवर्सिटी होगा उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी था, पूरा चाइना से लेके दुनिया भर के लोग उस समय पढ़ने आते थे। और ऐसे बिहार के लोगों को, या बिहार के लोग ही आज आप ही के प्रोफेशन में हो, या बिहार के लोग ही डिफरेंट सर्विस में हो, लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी था या जो मेहनत का करने का कैपेसिटी है वो किसी से भी 20 या 19 कहीं से भी नहीं है बिहारियों का। ऐसे स्टेट के बारे में पूरा इमेज बदल जाना कि ये इट्स अ फेल्ड स्टेट, ये स्टेट का कुछ हो नहीं सकता है, बिहार का तो दुनिया बदल सकता है, बिहार का भी बदल नहीं सकता है, इतना भी होप उस स्टेट में नहीं बचा था, ये हम लोग देखते थे, ये परसेप्शन था उस बिहार के बारे में जब हम लोग देख रहे थे, वो जो दौर देख रहे थे 90s का दौर, 90s का 80s दौर। 90s। या हम ही लोग जाते थे यहाँ से, जब जाते थे बिहार, तो सच है कि अगर कहीं लेट हो गया ट्रेन तो नहीं निकलते थे शाम 6 बजे के बाद, क्या हो जाएगा, ये तो सच्चाई है। कोई परसेप्शन अगर बाहर गलत बना था तो ट्रुथ था ना, सच्चाई था, इसलिए परसेप्शन गलत बना था पूरे बिहार के बारे में। तो वो दौर तो हम लोगों ने देखा है, और क्योंकि बिहार के में जो रहते थे वो शायद इतना अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन बिहार के बाहर जो बिहारी रहते थे वो ह्यूमिलेशन देखा है। क्या दौर था वो असल में? अगर हम 90s से बात करें 2005 तक की, कई किस्म के दंगे देखे बिहार ने, चाहे वो भागलपुर हो या उससे पहले के दंगे हों, और उसके बाद 90s में हम लोग देखते हैं कि अलग किस्म का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखने को मिलता था। तो क्या था असल में उस वक्त बिहार का हाल? भागलपुर का दंगा, इतना बड़ा दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर। उसके बाद जो सरकार बनी, आप बिहार का हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जितना जातीय दंगा हुआ उस समय, और ये सच है कि जिस टाइप्स का किडनैपिंग हुआ, पैसा के लिए फिरौती लेना अपहरण करके, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड व्यापार हो गया था। पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो हाईएस्ट लेवल पे लोग हैं, उनके यहाँ भी लोग बैठ करके इस चीज़ को प्लान करते थे। ये तो सच्चाई है। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो बिहार में जो, तो पूछिए ना, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो बिहार में बिजनेसमैन थे, बिहार में जो छोटा मोटा भी उद्योग लगाते थे, सबका पलायन हो गया वहाँ। बिहार में जो डॉक्टर थे, बिहार छोड़ के भाग गए। बिहार में जिसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला वो बिहार छोड़ दिया, कंप्लीट ड्रेन हो गया बिहार से सेंस ऑफ फियर, जिसको भी थोड़ा बहुत स्कोप बाहर निकलने का था। ये 10-15 साल की कहानी है। उस बिहार में न रोड, न बिजली, क्राइम पीक पर, उस बिहार में गवर्नेंस जीरो, जातीय उन्माद एक अलग रूप, तो पूरा का पूरा व्यवस्था कोलैप्स कर गया था उस बिहार में। तो वहाँ से उस व्यवस्था को फिक्स करना रातों रात होता नहीं है कुछ। उस माइंडसेट को बदलना, लोगों को होप देना, लोगों को भी विश्वास थोड़े हो रहा था। नीतीश जी जब 2005 में प्रचार कर रहे थे, लोग ने ठीक है देंगे, क्या हो, वो ट्रस्ट बनाना, वो काम करना, और सिर्फ ये आपके कैमरा पे नहीं, ग्राउंड पर जो चीज़ें बदली हैं
वो तो सच्चाई सामने में। आपके बारे में कहा जाता है कि आप अरुण जेटली जी के शिष्य माने जाते हैं, आपके आप अरुण जेटली जी मेंटर थे आपके। 2019 में जब जेटली जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बाद आपने हिंदुस्तान टाइम्स में एक ऑबिचुरी लिखी, एक तरीके से आपने उनको याद किया, एक आपने पीस लिखा उस चीज़ पे। तो उस दौरान आप 2005 का एक किस्सा सुनाते हैं। 2005 के चुनाव में जेटली जी क्या देख रहे थे? 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था, मैं 4 से कहूँगा। 4 अगस्त सितंबर से अरुण जेटली जी प्रभारी हो गए और अक्सर मीटिंग उनके घर पे दिल्ली में, या नीतीश जी रहते थे अकबर रोड पे, 22 अकबर रोड था, मुझे याद है आज भी, वहाँ नीतीश जी रहते थे। तो नीतीश जी के घर पे मीटिंग होती थी। अब मैंने कहा कि हम लोगों को नहीं विश्वास था कि बिहार में ये था कि रिस्पेक्टफुल नंबर आ जाए। मतलब जीत का विश्वास नहीं था। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पीक था, लग रहा था कि यहाँ भी वो है और बिहार में भी सरकार है। तो शुरू में इतना नहीं होप था, ईमानदारी की बात है, कि हम लोग सरकार बन जाएगी। ये था कि लड़ाई लड़ें और एक रिस्पेक्टफुल नंबर आए इस एनडीए का, ये बात जरूर थी। जब हम लोग चुनाव में गए, अब लोग भूल गए होंगे, तो उस समय एनडीए का कोई प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं था, या एनडीए का कौन लीडर है पूरे अलायंस में, किसके फेस पे चुनाव लड़ेंगे, वो तय नहीं था। ये सच्चाई है। मैं इन्वॉल्व बहुत सारी चीज़ों में उस चुनाव में था। तो हम लोगों ने एक डिटेल सर्वे कराया। तो सर्वे के फाइंडिंग में ये था कि अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं एनडीए का भी लीडर, क्योंकि उस साइड से प्रोजेक्टेड लीडर लोग हैं, तो आपको 1.5-2% वोट का एडवांटेज होगा। और यही बात जब अरुण जेटली जी के नॉलेज में दिया हम लोगों ने, और एक फेज का चुनाव हो गया था विदाउट एनी लीडर, बिल्कुल। तब उन्होंने बात किया बीजेपी में कि ये होना चाहिए, नहीं तो माने हम लोग जो चुनाव में जो लड़ रहे हैं उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। और बीजेपी में फिर बात करके जो भी उस समय जो लीडरशिप होगी, उन्होंने इसको तय कराया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तय करा के बीजेपी ने ही अनाउंस किया कि इस अलायंस के लीडर नीतीश कुमार जी होंगे, चाहे वो वाजपेयी जी से बात किए हों, चाहे अडवाणी जी से किए हों, तय यहीं से हुआ। और बीजेपी ने के लोगों ने अनाउंस किया कि लीडर नीतीश जी इस अलायंस के होंगे। और लेकिन जेडीयू में उस समय जो लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कह दिया कि नहीं, आपने तय किया, हमने तय नहीं किया। तो ये सब भी उस समय दौर चला। मेरा अगला सवाल वही था कि जब नीतीश जी का नाम प्रोजेक्ट हो गया एज अ सीएम, तो उस वक्त तो सबसे बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस जी से जेडीयू में, तो उनका क्या रवैया था इस पूरे, जो आपने अपनी तरीके से एक प्लान बनाया कि होने चाहिए नीतीश जी ही वहाँ? ये तो कोई सोचा नहीं ना था कि जेडीयू में कोई ऐसे आदमी बोल देंगे। ये था ना कि बीजेपी कैसे इस चीज़ को करती है। तो बीजेपी को तो दिमाग में भी नहीं था। जब ये हुआ तो हमको फ़ोन किए कि ये क्या, पूरा जो पर्पस था उस पर्पस को हवा निकालना हो गया ना, ये बात हो गई ना। तो फिर अब उसमें क्या मैं डिटेल बताऊँ। मैं नीतीश जी को भी जानकारी में जब मैं कहा कि तो डिफ़िकल्ट हो गया, तो वो तो बोले कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने, मुझे याद है मैं अरुण जेटली जी के साथ जॉर्ज साहब से मिलने गया पटना में, जहाँ रहते थे पाटलिपुत्र कॉलोनी, जिनके घर पे। और जॉर्ज साहब से अरुण जेटली जी ने सारा कागज़ दिखाया कि हमारा सर्वे का फाइंडिंग किया है, क्यों हम लोगों ने तय किया, और इससे तो पूरा चुनाव का माहौल ख़राब हो जाएगा, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो तब उनकी बात को समझे, और जो लोग भी उनको समझा के करा दिए हों, या जो भी बैकग्राउंड हो, और नेक्स्ट डे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये जो कोई कहते हैं कि कोई बीजेपी जेडीयू, ये जॉइंटली बीजेपी जेडीयू ने सत्ता परिवर्तन 2005 में किया। और नीतीश जी तो फेस थे ही, अरुण जेटली जी का भी बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट था उस सारे प्रोसेस। लेकिन फरवरी के चुनाव में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक त्रिशंकु नतीजे आए और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी, गठबंधन की नहीं बनी। उस दौरान रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा रोल रहता अगर वो किसी एक गठबंधन की तरफ चले जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें शायद उनकी पार्टी की उसी चुनाव में, बिल्कुल 29 सीट्स। तो उस दौरान पासवान जी का क्या रुख था? क्या आप लोगों ने उनको अप्रोच किया था, और लालू यादव जी को उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया उस वक्त? अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अलग लड़े थे उनसे।
लेकिन ये सही है कि अप्रोच किया था, नीतीश जी के साथ मैं भी गया था, लेकिन समहाउ कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर उनके ही लोगों को लगा कि ये तो कुछ हो नहीं रहा। उस समय का बड़ा फेमस था लाइन कि सत्ता की चाबी मेरे पास है। अब वो चाबी ऐसा हो गया कि उनके विधायकों को ही लग गया कि अगर सरकार नहीं बनी तो पता नहीं क्या होगा। फिर विधायक छोड़ के आ गए। ऐतिहासिक सच है जो बोल रहा हूँ। नंबर पूरा हो गया तो रात में कैबिनेट हुआ। अगले दिन क्लेम करने वाले थे सरकार बनाने के लिए, तो रात में कैबिनेट हुआ यूपीए 1 में। ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं ना कि संविधान मेरे पॉकेट में है, जरा पूछिए उनसे कि रात में यूपीए सरकार ने, जो उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और अपने मन से तो करते नहीं, ऊपर से जरूर क्लियरेंस लिए होंगे, और रात में 12 बजे रात में कैबिनेट करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय के राष्ट्रपति मॉस्को में थे, अब्दुल कलाम साहब। फैक्स से साइन करके मंगाया गया उनसे। मतलब नहीं तो फरवरी में ही बन जाती सरकार बन जाती। समझ गए। एक इलेक्शन बिहार पर थोपा उस समय के सरकार ने। कुछ विधायक कोर्ट चले गए उसके खिलाफ। कोर्ट का जजमेंट आया। कोर्ट का जजमेंट ने गवर्नर को नेल किया। गवर्नर ने गलत किया। ये संविधान वालों के लिए, जो संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो जजमेंट देखिए। और उस समय के लॉ मिनिस्टर जो थे, बाद में किताब लिखे, बोले कि राष्ट्रपति इस्तीफा देने तक सोच रहे थे कि हमसे गलत काम करवा लिया। और कोर्ट ने दिया कि वह हम चुनाव तो नहीं रोक सकते हैं, अब अगला चुनाव है, क्योंकि ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन गवर्नर ने गलत किया। बूटा सिंह जी पर को इस्तीफा देना पड़ा शायद, जो हमको ध्यान आता है। तो ये दौर रहा। उसी फरवरी में सरकार बन जाती। जो लोग जीते फरवरी में विधायक, लोग वो ओथ नहीं ले पाए, उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। जो विधायक जीते वो तो बाद में नीतीश जी उनको पेंशन कर दिए कि भाई जीता हुआ विधायक है, लेकिन उनका ओथ भी नहीं हो पाया था और हाउस डिजॉल्व हो गया। ये किया हुआ काम है बिहार के लिए। लोग मजाक में बोलते थे कि ये भूतपूर्व नहीं, या अभूतपूर्व विधायक हो गए कि ओथ ही नहीं लिया विधायकों ने। ये एक बैकग्राउंड है बिहार। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर का दौर आता है जब दोबारा से चुनाव होते हैं बिहार में, जो आप कह रहे हैं थोपे गए बिहार पे, और फिर से मैंडेट मिलता है और नीतीश कुमार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। तो उसके बाद तो लगातार 20 साल से अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी ही हैं बिहार में। क्या क्या बदला बिहार में उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ा काम जो बनने के बाद उन्होंने बोला भी, उन्होंने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया। अब 20 साल में हमेशा बोलता हूँ, 20 साल बिहार में शासन रहा। बिहार जैसे थिकली पॉपुलेटेड, इतना इशूज रहता है बिहार में, लेकिन बिहार में कोई मेजर आपने कोई घटना नहीं देखा होगा 20 साल। कभी सुना हो कि बड़ा कोई क्राइम हो गया? घटना तो छिटपुट सब जगह, वो तो दिल्ली में होता है। अभी एक एमपी का चेन स्नैच करके भाग गया, तो वो तो घटना कहीं भी हो जाता है। लेकिन सर पिछले कुछ टाइम में अगर हम बात करें, जैसे गोपाल खेमका की बात करें, मर्डर हुआ, उनके बेटे का उससे पहले मर्डर हो गया। अगर हम बात करें पटना के ही हॉस्पिटल में गोलियां चल जाने की, या तनिष्क का शोरूम लूट जाने की, तो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं नहीं, बिल्कुल जो नहीं, जिनको लेकर विपक्ष भी इल्ज़ाम लगाता रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल घटना एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होता है पॉलिटिकल पैट्रनेज वाला क्राइम। अगर क्राइम हुआ तो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, सजा मिली कि नहीं मिली। कोई राम राज्य क्राइम फ्री सोसाइटी तो हमको नहीं लगता दुनिया में कहीं है। बिहार में अच्छा खासा आप देख रहे होंगे कि डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या जिनका भी आप केस का ले रहे हैं, उस सारा केस में जो भी क्रिमिनल थे वो पकड़े गए और जेल के अंदर गए। 48 घंटे में पकड़े गए, 72 घंटे में पकड़े गए। लेकिन क्या इस सब क्राइम को कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज है? क्राइम तो नोएडा और दिल्ली में होता है, भाई भाई को मार देता है, रोड रेज हो जाता है, वो कोई ख़त्म कर देगा, वो तो कोई नहीं कर। क्राइम होना, क्राइम के बाद क्या एक्ट किया सरकार ने, उससे आप किसी सरकार को जज करते हैं। तो उस मामले में तो बिहार में मुझे नहीं लगता है। भाई इतना बड़ा सोसाइटी है, कहीं कोई घटना हो जाएगी, अगर आप दिन भर निकालेंगे चैनल पर चलाने के लिए तो आपको 5 घटना मिल जाएगा। लेकिन आप वो बात दूसरे स्टेट का नहीं दिखाते हैं जहां 20 घटना हो रहा है।
लेकिन इंडिविजुअल पिक करके आप कोई चीज़ को आप हाइप कर देंगे तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन क्या बिहार में 20 साल में बारिंग एक आध दिन 2-4 कोई घटना हुई हो, कोई कर्फ्यू लगा है? डेटा 20 साल इज अ लॉन्ग टाइम बिहार जैसे प्रदेश में। इसलिए कि बिहार का मैंने पहले ही बताया कि जो इनहेरिट किया हम लोगों ने, जो नीतीश जी को मिला, उसमें लॉलनेस सबसे बड़ा इशू था। उस चीज़ को पूरा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना लोगों में। अगर रात में 11 बजे लोग निकल के सड़क पे जा रहा है, पटना में आइसक्रीम खाने जा रहा है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ है। अगर लड़कियां रात में स्कूटर चला के जा रही तो रूल ऑफ लॉ है, ये ना मानिए तो है। 2013 का वो दौर भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई जिस वजह से एट द एंड नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर लिया। क्या माहौल था उस वक्त पार्टी का और भाजपा की तरफ से आप लोगों के साथ क्या बात चल रही थी? नहीं, मतलब इसमें तो यही था कि एक उस समय का एक दौर था। 2014 हम लोग लड़े पार्लियामेंट और रिजल्ट अपेक्षित नहीं रहा। कोई ज़रूरत नहीं था, मुझे आज भी लगता है, नीतीश जी को इस्तीफ़ा देने का, क्योंकि 2014 का चुनाव कोई नीतीश जी कैंडिडेट तो थे नहीं नेशनल लेवल पर। हाँ, वो तो बिहार के में जनता ने इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया था 2010 में, तो और हम लोग नहीं चाहते थे कोई इस्तीफ़ा दे। हम तो खुद चुनाव लड़ के हार के आए थे पार्लियामेंट का, और जब आए तो ये बात बताई गई वहाँ पर, हम लोग बिल्कुल खिलाफ थे कि नहीं, आपका चुनाव तो नहीं था नहीं है, आप क्यों इस्तीफ़ा दीजिएगा? अगर विधानसभा का चुनाव होता या आपका कोई फेस होता, उसमें होता तो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने दे दिया। मुझे लगता था वो करेक्ट नहीं था पार्टी के नाते। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं थी उनको। क्या उस वक्त सर पार्टी में चल रहा था कि जीतन राम मांझी जी को उसके बाद आगे किया गया? मतलब क्या उस वक्त नहीं, वो सिंगल डिसीजन सीएम का था, उनको करना। हाँ, कोई डिस्कशन नहीं आप लोगों के साथ कि किसको आगे करना है, क्या है? जब उन्होंने मन बना लिया तब बताया। जीतन राम मांझी भी लोकसभा चुनाव लड़े थे 2014 में जेडीयू से और चुनाव हार के आए थे। हम सब लोग चुनाव हार के आए थे, लेकिन अब सीएम ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और फिर तो पार्टी में बहुत लोग इसके विरोधी थे कि आप नहीं हटेंगे। ये मंथन चला 4-5 दिन। हालांकि हमारी जब बात होती है ऑन ग्राउंड भी, या अगर हम नीतीश कुमार जी के समर्थकों से बात करते हैं तो वो इस बारे में भी बोलते हैं कि देखो चारा घोटाला हुआ था, तो जब कुर्सी छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने घर में ही कुर्सी दी अपनी, लालू जी ने, लेकिन नीतीश जी ने जब कुर्सी छोड़ी तो बाहर के आदमी को बिठाया ला। इनका इस्तीफा हाई मोरल ग्राउंड पर था। इनका इस्तीफा कोई चारा घोटाला करप्शन चार्ज पे इस्तीफा था। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कुर्सी छोड़ने की बारी है किसी भी वजह से, जेल जाने की बात थी तब इस्तीफा हुआ, तब भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और नीतीश जी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन था 14 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना। तो आपका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी जितने भी फैसले हैं खुद लेते हैं? नहीं, कुछ कैसा रहता है अंदर पार्टी में? वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारी जिज्ञासा है। डिसीजन था वो उनका डिसीजन था, ये सच है। और लोगों भाई कभी तो कुछ आप माइंड मेकअप करता है, फिर चर्चा करते हैं। पार्टी चर्चा किया सब लोगों से, लेकिन नाम पर से ज़्यादा इशू था कि आपको छोड़ना नहीं। ये पार्टी का हर एक विधायक, हर एक नेता का ये था। वो तो सेकंड पार्ट था ना, किसको बनाना, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसका प्रेशर बहुत था। इसको भी फिर उन्होंने 4 लोगों से मैनिपुलेट कराया कि नहीं आप समझाइए सबको कि मैंने माइंड मेकअप कर लिया, गलत है, मेरे खिलाफ कैसे कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं दें। ये सब चला है पार्टी में। लोग कहते हैं कि आप वो पुल थे बीजेपी और जेडीयू के बीच का, जिसकी वजह से वो गठबंधन दोबारा इंटैक्ट हो पाया। क्या चल रहा था उस दौरान और क्या बातचीत थी और आपकी क्या भूमिका रही? मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा, और व्यक्तिगत नहीं, बिहार में ये एक तरह से नेचुरल अलायंस था, ऑर्गेनिक अलायंस जिसको बोलते हैं। पहले भी जो वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे और एक साथ जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ती थी, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसलिए जब हुआ टूटा, तो जब हम ही आप परिवार में साथ हैं तो बहुत फैक्टर प्ले कर जाता है सिचुएशन। लेकिन जब इकट्ठा हुए तो
किसी एक नेता का मुझे वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा कि जब साथ आए तो 15 मिनट में भी नहीं लगा कि हम लोग इतना अलग थे। माने इतना दिन से लंबे साथ से काम किए हुए हैं कि एक बार आए तो फिर उसी समय से लगा कि साथ काम कर रहे हैं। तो दैट वे इट्स अ ऑर्गेनिक अलायंस। और स्टेट के लिए हम लोगों को लगता कि नहीं यार, स्टेट के इंटरेस्ट में एक अच्छा ये है। और पूरे पार्टी और खुद सीएम ने तय किया कि नहीं हम लोग, क्योंकि आपकी क्या भूमिका रही इस सब में? ये मेरी जो भी भूमिका रही, जो भी नीतीश जी ने कहा वही किया। क्या कहा गया? नहीं एक बात कहता हूँ कि हमारे नेता हैं वो, और जब भी कोई बात हुई तो उनसे डिस्कशन करके, उन्हीं से बात करके कोई फैसला जब भी हुआ है, और उनके कंसेंट से ही हमेशा हुआ है। लेकिन आपके विरोधी आप पे एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जेडीयू में भाजपा के आदमी। देखिए ये तो विरोधी और क्या मैं कहें। एक बयान आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का एक बयान था इस चीज़ को लेकर कि अगर नीतीश कुमार जी आपको कुछ कहें या अमित शाह जी कुछ कहेंगे तो देखिए, आप अमित शाह जी की देखिए सुनेंगे। ऐसा है कि इसी टाइप का पॉलिटिक्स वो पार्टी करता रहा। उनको जेडीयू को क्यों इतनी चिंता है? भाई हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं, उनका ट्रस्ट है तब यहाँ पर है। अब मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। उनको अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनके पार्टी में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग छोड़ के भाग रहा है, परिवार के लोगों का क्या हो रहा है, अपना संभाले ना। जेडीयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जो मुद्दा लगातार चला आ रहा है वो है एसआईआर का। तो ये पूरा मुद्दा अभी इतना बड़ा होता जा रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ लोकसभा से राज्यसभा की कार्रवाइयाँ इस मुद्दे को लेकर रुक रही हैं। बिहार विधानसभा में ये मुद्दा छाया रहा अभी कुछ दिनों पहले। तो क्या है एसआईआर को लेकर पार्टी का स्टैंड, और बाकी विरोधी पार्टियों की जो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने एक शंकाएं हैं, शुबे हैं, उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक भी? क्या शंका दूर किया जाएगा? एसआईआर कहाँ हो रहा है देश में? एसआईआर देश में कहाँ हो रहा है? फिलहाल तो बिहार में हो रहा है। बिहार में हो रहा है ना। जी। तो बिहार में आपके लोग घूम रहे हैं, तो आप पता कीजिए बिहार में ये कोई मुद्दा है? बिहार में कोई प्रोटेस्ट है? बिहार में कोई कुछ बोला है कि कोई गलत हो गया? बिहार में कोई मुद्दा नहीं है जहां हो रहा है। मुद्दा कहाँ है? दिल्ली में है। मुद्दा कहाँ है? बंगाल में है। क्यों भाई? जहां हो रहा है वहां तो कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? अगर एसआईआर हुआ है तो वहां जो लोग मर गए डेटा दिया, जो लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए, जिनका एक जगह से ज़्यादा जगह वोट है उसका नाम काटा, 1 महीने का समय दिया कि आपको, और हर एक पार्टी को पूरा लिस्ट दे दिया कि आपको लगता है कि इसमें कोई गलत है तो आप दीजिए, उसका करेक्शन हो जाएगा। अभी तक तो कोई दिए नहीं आप। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। रोल रिवीजन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। अब बिहार में हम लोगों ने 3-3, 4-4 मीटिंग कर ली अपनी पार्टी कि भाई कहीं कोई इशू है तो बताओ, तो अभी तक तो कहीं से कोई कंप्लेन आया नहीं। हालांकि पार्टी उनकी डेटा में कुछ ना कुछ निकाल के ला ही रहे हैं। कल वो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे 124 साल की महिला के नाम की, कि देखिए ये ऐसा रिकॉर्ड है, टूट गए या ये हो गया। ये क्या है? 2 केस पटना से आया कि क्या एक डॉग का फोटो डाल करके, इस एक नहीं आया था कोई डॉग वाला फोटो डाल करके बना दिया। तो आप जब इस तरह का रिवीजन करते हैं, 1-2 बदमाश टाइप केस हुआ, पकड़ा गया, वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ था वो, और वो वहाँ काम कर रहा था, एक बना करके और सोशल मीडिया में डाल दिया। भाई कोई गड़बड़ है तो करेक्शन होगा। लेकिन अगर रिवीजन में जो लोग मर गए, आप कहना क्या चाहते हैं कि जो मर गया उसका वोट डलवाना है, बोगस बोलिंग करना है? उसी बिहार में जब तक ईवीएम नहीं था तो बूथ लूटा जाता था। ये भी चेक कीजिए ना, बूथ लूट करके 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था बिहार में। ईवीएम आया तो गरीब लोग वोट देना शुरू किया, आज ईवीएम में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसीलिए बिहार में तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोई मुद्दा है। जो भी ऐसा एसआईआर का मुद्दा है वो पॉलिटिकल मुद्दा देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में ही हल्ला कर रहे हैं बैठकर। बिहार में कोई इशू नहीं है। तो आपका ये कहना है कि विरोधी इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो उनको हारने का डर है कि वो हारेंगे? उनको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है, तो पहले से ही कि आप पूरे इंस्टीट्यूशन को कंडेम करने पे लगे हुए हैं। संविधान की बात करते हैं, और अगर स्पेसिफिक कोई ग्राउंड है तो आप जा करके बताएंगे ना कि ये गड़बड़, जहां आप जीत गए वो ठीक है,
क्यों हो रहा है ये? पहले महाराष्ट्र में हल्ला किए ही कांग्रेस वाले और इलेक्शन कमीशन से मिले, तो वही काम तो ठीक कर रहा है। जो महाराष्ट्र में आप हल्ला किए, इसलिए ना कर रहा है बिहार में SIR कि भाई एक बार जो भी सही है वो सही लिस्ट बन जाए। क्या गलत है इसमें? तो आपका ये कहना है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, है? बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस चुनाव के बाद भी क्या नीतीश कुमार जी रिपीट करने वाले हैं या पार्टी कोई और विकल्प भी सोच रही है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी ही CM के फेस है, नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी हेल्थ को लेकर थोड़े सवाल देखिए, अब विपक्ष की ये तरफ से आते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक उम्र के बाद थोड़ा हेल्थ एक इशू बन जाता है। जितना एक्टिव एज ए CM आज भी वो बिहार में है, मुझे नहीं लगता कम CM इतना एक्टिव होंगे। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं निकलते या काम नहीं करते। तब तो कुछ बनाना है स्टोरी, और चीज़ में कुछ बोल नहीं पा रहा है तो उसको किसी और चीज़ पे लेके चले गए। निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है वो भी आने वाले वक्त में संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार हों, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि धीरे धीरे उनकी भी अब राजनीति में जो है दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, वो भी लगातार दिखाई दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या है ये पूरा? JDU क्या सोच रही है? देखिए, एक लाइन की बात है इसमें, जो भी सोचना है नीतीश जी को सोचना। JDU में आगे क्या होगा, वो जो कुछ भी इस पार्टी में तय करना है वो नीतीश जी तय करेंगे। सर, थोड़ा सा अब हम पॉलिसी की तरफ चलते हैं। राजनीति की बातें तो बहुत हो गई। सर, बिहार में एम्स बनाने की बात हुई थी, कुछ बने भी, लेकिन सिर्फ इकलौता एक एम्स दरभंगा में अभी भी नहीं बना है। हमारी टीम अभी भी वहाँ ग्राउंड पे है, तो उनको कुछ पिलर्स दिखे और कुछ मज़दूर देखे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये वहाँ का एज इट इज़ मुद्दा बना हुआ है। तो दरभंगा एम्स को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? एक चीज़ बड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। दरभंगा एम्स, जब दूसरा एम्स बिहार को मिला तो कहाँ बनेगा ये तय करना बिहार सरकार को था, क्योंकि 200 एकड़ ज़मीन देना था और केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से पूछा कि कहाँ बनना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा में एम्स बनेगा, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा का है। उस दिन इशू ये भी रहा कि कहाँ बनना चाहिए। अब जाकर के फाइनली सेटल्ड हो गया कहाँ बनना है, और मेरे ख्याल से IIT दिल्ली इन्वॉल्व है उसमें, उसके पूरे काम में, सॉइल सॉइल टेस्टिंग, उसका देखने से लेकर के सारे चीज़ को, एक यानी कि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है हाँ पूरा। हाँ, उस सारा डिजाइन बनाने के लिए उसमें इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी सब प्रोसेस ऑन है। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, नो डाउट, हाँ, और लेकिन हमको लगता है जल्दी ही ऑलरेडी काम शुरू हो गया है इसमें, और आने वाले समय में आपको एम्स बन के तैयार हो जाएगा। और ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए, एक बड़ा चीज़ है, पूरे कोई दरभंगा का ही नहीं है, पूरे नॉर्थ बिहार के लिए, मिथिला कोसी, इस पूरा बेल्ट के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है एम्स के रूप में। एक बड़ा चीज़ वहाँ के लिए हुआ, अब बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आने सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया? अच्छा, हाँ, अब बन के तैयार। सर, DMCH को लेकर भी लोग थोड़े से परेशान है दरभंगा के। उनका ये कहना है, मतलब ये मैं कोट अन कोट बात कर रहा हूँ, कि वहाँ कोई इलाज कराने जाए तो वो अस्पताल की हालत देख के बीमार हो जाए। नहीं, तो क्या कब तक ये ऐसे चलेगा? कब तक ये चीज़ें सही होंगी क्षेत्र में? नहीं, इस चीज़ को लेकर थोड़े सवाल इस जरूर तरह तो नहीं कि बीमार हो जाएगा अभी भी आप आज ये मैं कोट अन कोट, इसीलिए मैंने आपको बोला। आज भी आप चेक कीजिएगा तो मुझे लगता है, मुझे भी 10 फ़ोन आता है DMCH में पैरवी के लिए, मेडिकल इलाज के लिए। अभी भी मैक्सिमम जो लोगों का, खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उसके लिए तो सबसे बड़ा DMCH ही है, अल्टीमेट जगह जहाँ जाके कराते हैं। और आज भी एक से एक डॉक्टर है, बड़ा लीजेंडरी हॉस्पिटल है, बहुत ही रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल DMCH। तब तो क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब सरकार ने उसको भी एक्सपेंड करने का प्लान किया है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत उससे कम होगा। सर, आप जल संसाधन मंत्री रहे हैं और आपने काफ़ी काम किया है काफ़ी सालों तक बिहार में इस डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे अभी भी बाढ़ और सुखाड़ की एज इट इज़ समस्या नहीं है? नहीं है, आप बोलिए। मैं
हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे ही आती है बरसात का मौसम आता है तो हम लोग देखते हैं कि कोसी उधर का एरिया जितना भी है अगर हम तो वो डूबता है। मिथिलांचल में लोगों को थोड़ी दिक्कत, थोड़ी क्या ज़्यादा दिक्कत नज़र आती है। और यहाँ तक कि कोसी जो पश्चिमी कोसी परियोजना थी वो भी अभी तक सिर्फ कागज़ों में, नहीं अभी नहीं तक नहीं उसका नहीं। क्या अब हुआ है वो मैं भी बता देता क्लैरिटी हूँ, नहीं क्योंकि है। मैं इस पर तो आपको जी। बार तो का इशू सबसे बड़ा इसके रूट कॉज में देखना पड़ेगा। पानी नेपाल से आता है बिहार में, स्टीप है, मतलब हिमालय से आया और फिर बिहार में इन करता है जहाँ करता है। नेपाल में बहुत दिनों से प्लान है कि वहाँ पर हाई डैम बनेगा। जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। नेपाल एक दूसरा कंट्री है और वहाँ इशूज है। आप अपना देश में कोई बात रहता तो आपको रिजॉल्व करते, ये डिप्लोमेटिक है इशू, ये है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन इस बिहार में बहुत सारा काम ऐसा हुआ है, तभी आप प्रिवेंटिव इतना देख रहे हैं कि पानी तो दिल्ली में नहीं आता 4 दिन बारिश हो जाए तो। अब फ्लड तो मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में क्या हाल हो गया फ्लड का, देखिए जब बारिश आया तो फ्लड। लेकिन फ्लड आने के बाद पानी निकल भी जाता है। बहुत जगह फ्लड प्रोटेक्शन का मेजर काम हुआ है। इससे कोई बड़ा डिवास्टेशन फ्लड से नहीं आता है। पानी आएगा, बारिश होगा। अब इशूज आजकल दूसरा भी है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर मेल्ट होता है और आपको फ्लैश फ्लड आ जाता है कि बहुत कम समय में इतनी बारिश हो जाती है कि जो पानी पूरे दिन में आता है 1 घंटे में सडनली आपको फ्लैश फ्लड आ जाएगा। ये सब चैलेंजेज हैं जो नया पर्यावरण परिवर्तन से लेकर के कि बिहार में जल संसाधन विभाग ने, चाहे वो मिथिला हो चाहे कोसी हो, पूरा जब कोसी ट्रेजेडी हुई थी तो सीएम ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के अब इतना बढ़िया काम वहाँ पर हुआ है, तो लार्जली प्रोटेक्टेड है। कुछ लोग एम्बैंकमेंट के अंदर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि दिल्ली से कैमरा लेके कोई पत्रकार चली जाती है और दिखाते हैं कि देखिए पानी घर में घुस गया। अब वो पानी घर में नहीं घुसा है, वो एम्बैंकमेंट के अंदर घर बना लिया। मतलब आप कह रहे डूब क्षेत्र में घर हाँ, है डूब वो। क्षेत्र में घर बना लिया। अब पानी राइज करेगा तो जाएगा ही ना, पानी तो जाएगा ही अगर उसमें बना लिया। तो कुछ इशूज ऐसे रहता है, लेकिन लार्जली बिहार में कोई जो फ्लड का आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखिएगा तो लार्जली फ्लड प्रोटेक्टेड है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक परमानेंट सॉल्यूशन। तो सर नेपाल हमारा नेबर है, हमारी आपके ही गठबंधन की सरकार सेंटर में है, स्टेट में आप हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पिछले 12-14 साल में क्यों रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, वो थोड़ा सा एक इशू है। वहाँ अब ये नेपाल में भारत सरकार ने पूरा कोशिश किया है इस चीज़ को। मैं क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा तो मैं आपको बता सकता, और हम लोगों ने पूरी तरह से परस्यू किया यहाँ भी। और भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या जो लोग टॉप में मैटर करते हैं, परस्यू किया। नेपाल में सरकार की एक अनस्टेबिलिटी भी रही है, पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज़ को। और वहाँ इसको लेकर के एक इशूज भी है इस डैम को लेकर के। लेकिन मैंने कहा ना कि वहाँ स्टेबिलिटी भी सरकार में नहीं रही है, चेंज होता रहा। लेकिन भारत सरकार के प्रायोरिटी में ये चीज़ है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है तो बनेगा नहीं। और सर एक परियोजना जो हमारी पश्चिमी कोसी परियोजना की बात, वो अब शुरू हो गया। वो कब तक क्या है, थोड़ा सा अगर आप बता पाए। पश्चिमी कोसी परियोजना इस बार के बजट में भारत सरकार ने हुआ। मैं जब मंत्री था तो उस समय मैंने इसको इनिशिएट किया। उस समय भी करीब 900 करोड़ रुपया दे के बहुत जगह ठीक करवाया और उसी समय डीपीआर पे काम शुरू हुआ। डीपीआर जा कर के रेडी हुआ तो फिर जब डबल इंजन की सरकार आई तो डबल इंजन के सरकार में पास हुआ। फिर सीडब्ल्यूसी ने उसको क्लियरेंस दे दिया, जल शक्ति मंत्रालय ने, बिहार सरकार के कैबिनेट ने पास कर दिया, टेंडर हो गया और मुझे लगता है कि सितंबर फर्स्ट वीक तक टेंडर फाइनल हो जाएगा और सितंबर में ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये कितने साल लगेंगे? ये इसको 3 साल लगेंगे। 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी आप मिथिला के बाढ़ की बात कर रहे थे, जब 2 साल के बाद हम लोग मिलेंगे तो आप मिथिला के सिंचाई और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, क्योंकि पूरा मिथिला के उस एरिया को, मधुबनी और दरभंगा, उस एरिया को पूरा सिंचाई 365 दिन और एक साइड रोड ये बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत सारा फ्लड का इशू भी इसमें रिजॉल्व होगा जो इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से
उस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होने वाला है। सर, आपने मिथिला की बात की तो बस मैं मिथिला पे एक आपसे टेक लेना चाह रहा था कि मिथिला जो एक अलग स्टेट बनाने की मुद्दा छिड़ा हुआ है और ये काफ़ी वक्त से चला आ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और दूसरा सवाल मेरा इस चीज़ को लेकर है कि बिहार में उर्दू भी एक स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन मैथिली अभी भी एक कोई स्टेट लैंग्वेज नहीं बन पाई, जबकि उसकी एक लिपि है। तो इन दोनों मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम लोग कि मिथिला का डेवलपमेंट हो, मिथिला में रोजगार के अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, मिथिला में इन्वेस्टमेंट आए, मिथिला का एक बहुत बड़ा लेगेसी रहा है शिक्षा का, वहाँ के हायर एजुकेशन सिस्टम व्यवस्थित हो, पर्यटन का भी अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले जानकी मंदिर का शिलान्यास मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी जा करके करके आए हैं। तो बहुत सारा स्पॉट है जहाँ पर्यटन का काम हो सकता है। मिथिला के यूथ के लिए सबसे बड़ा, मैंने कहा ना, एग्रीकल्चर मखाना बोर्ड बन रहा है, मिथिला के लिए ही है मखाना बोर्ड जो घोषणा हुआ। तो मिथिला में आर्थिक समृद्धि आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, मैं उस विचार का आदमी हूँ और उसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो हम लोग बैठ करके कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 5 साल में मिथिला का पूरा गेम चेंज होगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों में सरकार है इसके वजह। लेकिन अलग स्टेट का मुद्दा इतना बड़ा, मैं इस विचार का आदमी हूँ कि मिथिला के लोगों का पॉकेट में पैसा आए, नौकरी मिले, क्वालिटी एजुकेशन ठीक हो, लाइफस्टाइल बदले, चीज़ें बेहतर हों, उस चीज़, और बहुत सुधार हुआ है इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं उस चीज़ को का समर्थक हूँ, उस चीज़ में मैं काम करता रहता हूँ। उसके लिए जो संभव है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। जहाँ तक मैथिली लैंग्वेज की बात है, तो मैथिली लैंग्वेज को इसी एनडीए सरकार ने 8th शेड्यूल में दिया, इसी नीतीश कुमार के सरकार ने, जो आरजेडी कांग्रेस ने बीपीएससी से भी हटा दिया था, स्टेट सर्विस कमीशन से, उसको रिस्टोर किया। मैथिली लैंग्वेज जब आया, अटल जी को रिक्वेस्ट करने वाले में नीतीश कुमार भी थे जब 8th शेड्यूल में आया। तो आज आईएएस आईपीएस भी मैथिली सब्जेक्ट लेकर के पास करते हैं। इसके लिपि को लेकर के भी हम लोग परस्यू किया है कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज में लाया जाए। तो मैथिली के संवर्धन के लिए जितना है सरकार काम कर रही है इस चीज़, इसमें कोई इशू नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं। सर, एक इशू छोटा सा और है मोतीहारी की चीनी मिलों को लेकर, काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है, विपक्ष भी इसको भुनाने की कोशिश करता रहता है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2014 में उन्होंने भाषण में लिख के दिया था पीएम को कि रीगा का चीनी मिल शुरू हो गया, मोतीहारी का भी रास्ता निकल जाएगा। क्या दिक्कत कहाँ आ रही? मैं एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ। जी। हाँ, लेकिन मोतिहारी में भी मैंने कहा ना, अगला 5 साल दौर, मुझे पूछिएगा अगले 5 साल में बिहार में क्या होगा, तो अगले 5 साल का दौर जो बिहार में है वो उद्योग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री का ही है, वो आप देखिए। क्या दोबारा कभी आरजेडी और जेडीयू इकट्ठे होने की संभावना है? नेवर, कभी नहीं। नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया है, कभी नहीं। क्या कहना है नीतीश जी का इस बारे में? नहीं, कहा, उन्होंने मंच से कहा है, वो कई बार बोल चुके हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो अब बिल्कुल नहीं। सर, एक सवाल हम पत्रकारों का है, जब हम लोग जाते हैं बिहार में, पटना में, तो एक बात इस चीज़ को लेकर बहुत होती है कि नीतीश जी के घर पे शाम को एक भूजा पार्टी होती है। ये बिहार में भूजा जो है ना, जी बोलते हैं ना, भूजा बिहार का हाउस होल्ड नेम है जी। हाउस होल्ड माने हर एक घर में भूजा लोग खाते हैं। नहीं, मतलब कहना ये है कि उस भूजा पार्टी में जो शामिल होता है वो बिहार चला रहे हैं आज के टाइम में। वो भूजा पार्टी जो है, भूजा खाना, ये तो प्रोलेटेरिएट का खाना हो गया ना, जनता का खाना है, तो सही में भूजा होता है। तो भूजा खाना, कोई हम लोग वहाँ पर बैठ करके पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, भूजा खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो भी वहाँ रहता है, हम ही नहीं, जो भी उस समय वहाँ रहते हैं वो वहाँ भूजा खाते हैं। वैसे कौन कौन रहता है उस पार्टी में? तो मतलब थोड़ा सा ये नॉर्मल बातचीत में, अगर सीएम सबको बुला, वहाँ काम ही होता है जी। कोई प्लेन का पार्टी हम लोग करते हैं क्या, या बड़े उसमें कोई पार्टी कर रहे हैं? सोच, नीतीश कुमार जी भूजा पार्टी ही दे सकते हैं, वो कोई पिज्जा और मैगी का नहीं दे सकते हैं आपको, चाइनीज का खाना खिला सकते हैं, वो भूजा पार्टी ही खिला सकते हैं आपको। तो भूजा, जो भी लोग आते हैं जिनकी जरूरत उनको होती है, वो भी तो पार्टी में डायरेक्शन देते हैं, सरकार में डायरेक्शन देते हैं, सबको बुलाते हैं।
उनको जा करके अपडेट देना पड़ता है उनको दिन भर का, या उनसे लेना पड़ता है कि नहीं अगले 4 दिन में क्या कर रहा है। ये तो पार्ट है ना भाई, जो सरकार चला रहा है, पार्टी चला रहा है, तो पार्टी को लोगों को बुलाएगा ही नहीं, तो उसमें सब लोग जाता है। लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए कि वो भूजा खिलाता है, क्योंकि ये भूजा जो है ये बिहारियों के हर एक घर में भूजा होता है। ये कोई चाइनीज और इटालियन खाना वहाँ बैठ करके नहीं खिलाता है, और न कोई पार्टी बड़े बड़े 5 स्टार होटल में हो रहा है, वो भूजा पार्टी ही हो, वो सच है, भूजा पार्टी हो। चलिए बढ़िया है सर। तो ये थी हमारी संजय जी से बातचीत। हम लोगों ने बिहार के इलेक्शन के बारे में समझा, हमने ये जाना कि पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, आपके मुद्दों पर भी बात की और विपक्ष के कुछ सवाल थे या कहीं इल्ज़ाम थे उन पर भी बात हुई। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे बिहार के किस बड़े नेता का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं खबरगांव पर, उसके बारे में भी बताइएगा। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।